एक ही झटके में बर्बाद हो रहा है चीन। ड्रैगन का मिट्टी में मिलना हो गया तय। दुनिया में मोदी जय जयकार, भारत बन रहा सुपर पावर। जी हां दोस्तों, जिस खबर का आपको बरसों से छोड़िए दशकों से इंतजार था, वो अब आ चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों, ये खबर आपका दिन बना देगी, क्योंकि दोस्तों दुनिया को जो चीन अपनी करतूतों से खतरे में डालता रहा है, LAC पर हिंदुस्तान के साथ भयंकर युद्ध के हालात पैदा करता रहा है, कभी तालिबान से गलबहियां करता रहा है, कभी अंतरिक्ष में अपने सनक की निशानियां छोड़कर ब्रह्मांड के लिए संकट बन चुका है, वही चीन अब खुद भी दलदल में फंसता दिखाई दे रहा है। जिस इकोनॉमी के बूते वो दुनिया को जीतने के ख्वाब संजो रहा था, कोरोना काल में भी जिस इकोनॉमी के माउंट एवरेस्ट की तरह अड़िग और पॉजिटिव अंकों में रहने पर चीन रस्क किया करता था और तमाम मुल्कों का मजाक उड़ाया करता था, वही अर्थव्यवस्था अब गर्त में जाती दिख रही है। इतना ही नहीं, अपने तमाम पड़ोसियों से भी चीन का आंकड़ा 36 का हो चुका है। इसमें सबसे ताजा तरीन नाम ताइवान का जुड़ चुका है। हालत ये हो गई है कि चीन के पाप का घड़ा कभी भी भरभराकर फूट सकता है और वो पूरी तरह खत्म हो सकता है। इसी डर में जिनपिंग की हालत पतली हो चुकी है। चीन के सिर पर 3 ऐसे संकट मंडरा रहे हैं जिनका तोड़ चीन चाहकर भी नहीं खोज पा रहा है। चीन के सिर पर कौन से 3 खतरे मंडरा रहे हैं? इंटरनेशनल प्लॉट पर कैसे मोदी का डंका बज रहा है? कैसे IMF ने भारत की जय जयकार की है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर दीजिए। इससे पहले कि आपको बताएं कि कैसे IMF मोदी के गुरु मंत्र का मुरीद होकर मोदी नाम की माला जप रहा है, आप ये जान लीजिए कि कैसे अब चीन का अंत होने वाला है। दरअसल चीन पर हाल फिलहाल में 3 भयंकर खतरे मंडरा रहे हैं, जो चीन की मिट्टी पलीद करने पर उतारू हैं। ये 3 खतरे हैं। पहला, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों में ढांचागत परियोजनाएं निरस्त की जा रही हैं। दूसरा, रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड पर वित्तीय संकट आ गया। तीसरा, बिजली के उत्पादन में कमी आ रही है। इन तीनों में BRI का संकट सबसे बड़ा है। BRI को चीन ने अपनी अतिरिक्त या सरप्लस पूंजी के निवेश के लिए बनाया था। यही परियोजना अब चीन के लिए गले की हड्डी बन चुकी है और चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए टीम मोदी ने उसके धुर विरोधी को भी साध लिया है। यानी दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है वाली पॉलिसी पर चलते हुए टीम मोदी ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मोदी की कूटनीति के कारण मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ तक कि उसका नया साथी नेपाल और उसका पालतू पाकिस्तान भी चीन के खिलाफ हो चुके हैं। इसकी पूरी डिटेल दें, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि अपनी पागलपन और सनक वाली सोच के कारण चीन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका है, जिसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी चीन धड़ाम होता दिखाई दे रहा है। चीन के बनाए नियम, कानून, कायदे ही वहां की कंपनियों का गला घोंट रहा है। दरअसल कर्ज पर कंपनियों की निर्भरता कम करने के लिए ड्रैगन सरकार ने पिछले साल एक नया कानून लागू किया था, जिसका असर देश की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी एवरग्रांड पर इतना नेगेटिव हुआ कि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। कंपनी के पास अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के पैसे नहीं हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर ही नहीं कर पा रही है। घर खरीदने के लिए करीब 15 लाख लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है, जो अब फंस गया है। ऐसे में घर खरीदार अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और फटीचर हो चुकी कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। 25 साल पुरानी इस कंपनी के 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स देश के 280 शहरों में फैले हुए हैं, लेकिन लोगों को घर डिलीवर करना अब फटीचर हो चली कंपनी के बूते के बाहर हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि खुद चीन के लोग ही जिनपिंग सरकार के खिलाफ बेहद नाराज हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हालात काबू में नहीं किए गए तो चीन में कभी भी गृह युद्ध हो सकता है। कंपनी डूबी तो चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाएगी और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का भी धड़ाम होना तय है। देश के GDP का करीब 1/4 हिस्सा रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आता है, लेकिन सरकार के सामने फिलहाल एक और बड़ी चुनौती है, वो है कोयले की कमी से पैदा हुए बिजली संकट की वजह से उत्पादन कम होना। इन हालात ने जिनपिंग के होश फाख्ता कर दिए हैं। चीन के खात्मे के लिए उसका BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी उसके गले की फांस बन चुका है। BRI को चीन ने अपनी अतिरिक्त या सरप्लस पूंजी के निवेश के लिए बनाया था,
पिछले 20 साल में चीन के निर्यात ऊंचे रहे हैं और घरेलू बचत दर भी ऊंची रही है। इसे ही सेटल करने के लिए चीन BRI परियोजना बनाई थी। इसके तहत उसने विश्व के तमाम देशों को तमाम बुनियादी संरचना खड़ा करने के कर्ज दिए, लेकिन BRI में भयंकर करप्शन ने चीन की मंशा पर पानी फेर दिया। दूसरे देशों को ज्यादा फायदे का लालच दिखाकर चीन ये प्रोजेक्ट्स तो स्वीकृत करा लेता है, लेकिन बाद में तमाम देश इससे पीछा छुड़ाने लगे हैं। उधर मालदीव में चीन समर्थक प्रोग्रेसिव पार्टी द्वारा BRI का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों वहां हुए चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी हार गई और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जीती, जो कि BRI का विरोध करती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने BRI को उपनिवेशवाद का नया रूप बताया है। म्यांमार ने क्यो कप्यू बंदरगाह परियोजना को निरस्त कर दिया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भी परियोजनाओं का रूप बदलने के लिए जोर दिया है। चीन का चैन छीनने के लिए टीम मोदी ने ताइवान सरीखे उसके दुश्मनों को भी अपने पाले में मिला लिया है। ताइवान चीन के बीच अदावत में आग में घी का काम किया अक्टूबर में हुई एक घटना ने। दरअसल अक्टूबर के पहले हफ्ते में चीन के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस आए थे। शी जिनपिंग ने हाल ही में एक बार फिर कहा है कि वो किसी भी हालात में ताइवान को चीन में मिलाकर ही दम लेगा। इसके जवाब में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ऐलान किया था कि ताइवान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा हमेशा सबसे ऊपर रखेगा। उसने इशारों ही इशारों में चीन से लोहा ले रहे मुल्कों को साथ आने का न्योता भी दे डाला था। एक और जबकि चीन की इकोनॉमी गर्त में जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान ने भारत की आर्थिक रीढ़ मजबूत करते हुए चीन को ठेंगा दिखा दिया है। ताइवान के साथ भारत $7.5 बिलियन का सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर बातचीत कर रहा है। इन चिप्स का इस्तेमाल कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और मेडिकल इक्विपमेंट सहित कई जगहों पर किया जाता है। टीम मोदी की इसी कूटनीति का रिजल्ट है भारत को लेकर IMF की ताजा रेटिंग्स। अपनी तरह की तमाम अंदरूनी समस्याओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा जताकर भारत का डंका दुनिया में बजा दिया है। IMF का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 9.5% बरकरार रहने वाला है। ये ग्रोथ इस मायने में भारत के लिए और बड़ी बात है क्योंकि इस साल दुनिया की इकोनॉमी की औसत ग्रोथ रेट 5.9% ही रहने वाला है। भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन की ग्रोथ रेट 6% से नीचे रहने वाली है। IMF ने भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया है और अनुमान लगाया है कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश है। हालांकि अभी ये अनुमान ही है, पर IMF ही नहीं, दुनिया की दूसरी विश्वसनीय एजेंसियों ने भी करीब करीब कुछ ऐसा ही आकलन किया है। IMF का ये अनुमान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगले 2 सालों के अनुमानों में भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। मतलब ये है कि इस साल ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी पिछले साल के गिरावट के नतीजों से इतर है। चीन का तीसरा संकट बिजली का है। चूंकि शी जिनपिंग ने प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करने का संकल्प लिया है, लिहाजा ड्रैगन ने प्रदूषण मिटाने के लिए थर्मल बिजली संयंत्रों को आदेश दिया है कि वे अपने प्रदूषण स्तर को कम करें। इन नियमों का पालन न करने के कारण कई बिजली संयंत्रों को बंद कर दिया गया, लिहाजा बिजली का उत्पादन कम हो गया। कई बिजली कंपनियों ने बड़ी औद्योगिक इकाइयों को बिजली देना बंद कर दी है। कहीं कहीं शहरों में पावर कट भी लागू करने पड़े हैं। जिनपिंग की नीतियों की वजह से जहां विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तरा समेट रही हैं, वहीं ये कंपनियां मोदी की नीतियों के कारण मजबूत बने भारतीय बाजार में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार कंपनी डिलॉय की रिपोर्ट में भी मोदी का डंका बजा था। रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां सिंगापुर और जापान के मुकाबले भारत के बाजार को ज्यादा बेहतर मानती हैं। मोदी सरकार ने विदेशी निवेश को भारत में लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे अहम है। इसकी वजह से कोरोना काल में भी विदेशी कंपनियों ने भारत में जमकर निवेश किया। मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 4 महीनों के दौरान ही भारत में कुल 27.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश आया। ये विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2020-21 के 16.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 62% ज्यादा है।